क्योंकि जैसे जैसे लोग यूज़ ज़्यादा करेंगे दबाव बढ़ता जाता है, तो उससे क्या है, उसकी गति कम होती है। ये सच में ये सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा है। कोई रिफाइनरी बन रही है, कोई रोड बन रहा है, कोई मान लो बहुत बड़ी आर्ट पेंटिंग है पुरानी 200 साल पुरानी। जैसे हम सब जानते हैं कि बाजार बहुत बहुत यानी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा व्योमा आपने। इन्वेस्टर बिल्कुल इन्वेस्टर की तरह ही हैंडल कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। यह आपका डिजिटल गेटवे है जो आपको वेब 3 की कटिंग एज तक ले जाता है। मैं हूं आपकी मेज़बान व्योमा और आज हम 2024 के टॉप वेब 3 नैरेटिव्स में गोता लगाने वाले हैं। हमारे साथ ही अपूर्व जो हमारे डिजिटल जगत के नेविगेटर है। स्वागत है अपूर्व आपका, वेलकम। शुक्रिया व्योमा, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर बड़े बड़े 5-7 नैरेटिव्स कवर करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि बाजार बहुत बहुत यानी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हर एक सेकंड, हर एक मिनट बुल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन्वेस्टर्स इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा व्योमा आपने। इन्वेस्टर बिल्कुल इन्वेस्टर की तरह ही हैंडल कर रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, जो सबसे गर्म चीज़ है उसके पीछे भाग रहे हैं। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई टच करके आ गया, अराउंड $74,000। इथेरियम 4,000 के पास होकर वापस आया है। बिटकॉइन हाविंग हो गया है और एयर ड्रॉप की भरमार जो शुरू हुई थी इस साल में वो भी खत्म नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको आपका फोकस सही जगह पे रखना है, जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना शोर होता है बुल रन में, राइट। तो वो कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू फोकस ऑन राइट नैरेटिव्स। तो उसी के लिए हमने आज ये एपिसोड बनाया है। तो हम फोकस करेंगे टॉप नैरेटिव्स ऑफ 2024 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आसान टॉपिक बट उतना ही महत्वपूर्ण, रीस्टेकिंग। क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये स्टेक आखिर चीज क्या है? तो व्योमा, ये हमने बहुत सारे एपिसोड में डिजिटल दुनिया पर बताया है कि रीस्टेकिंग का नया पहलू है, नया मोड है जो वेब 3 को एक और ऊंचाई पर लेकर जा रहा है, राइट। तो जिस तरह से बिटकॉइन का जन्म हुआ 2008-9 में, 2015 में इथेरियम हुआ, उसी तरह से 2024 यादगार बन सकता है रीस्टेकिंग की वजह से। और रीस्टेकिंग को कौन लेकर आया? तो ईगन लेयर नामक एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी हमने एक एपिसोड बनाया है। तो यहाँ पर कहीं पर लिंक आएगी अगर आपको डिटेल में जाना है तो, रीस्टेकिंग के लिए। तो ईगन लेयर की शुरुआत हुई थी 2023 में और देखते ही देखते आज की डेट में ईगन लेयर $16 बिलियन का टीवीएल लेकर बैठा है। $16 बिलियन। और इसकी जो ग्रोथ है वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो ये इथेरियम को और स्केलेबल बना रहा है, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको और ब्लॉकचेन या एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल बनाएगा। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और बड़े मजे की बात है कि आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज सुबह ही मैंने उठ के देखा ईगन लेयर का एयर ड्रॉप अनाउंस हो गया, 10 मई को आ रहा है। तो अगर आपने उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया हो तो ज़रूर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना और 10 मई को जाकर क्लेम करना मत भूलना। ये एक बहुत बड़ा विकास लगता है। और ये मूवमेंट कितना बड़ा हो सकता है? जैसे मैंने बताया व्योमा, ये करीबन $16 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉ के ऊपर बैठा हुआ है। और ये वेब 3 में, क्रिप्टो में, इथेरियम में ये सबसे कोर प्रोजेक्ट बन गया है। और इसके आसपास इतनी सारी नई एप्लीकेशंस, लेयर्स फल फैल रहे हैं और वो और बड़ा बना रहे हैं ईगन लेयर को। तो जो रीस्टेकिंग की गेम है ईगन लेयर की वजह से शुरू हुई, उसके साथ लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन्स और उनके एप्लीकेशंस और उनके प्रोजेक्ट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि रीस्टेकिंग की दुनिया बहुत ही बड़ी होने वाली है और ये बहुत ही डायनामिक सिचुएशन रहेगी। हम इसके ऊपर आने वाले समय में काफ़ी गुफ्तगू करने वाले हैं। हमारे पास टॉपिक की कभी कभी नहीं आने वाली है। अगले नैरेटिव की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो मॉड्यूलरिटी, ये किस बारे में है? देखो भाई, ये है ब्यूटी डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट की कि हमने मॉड्यूलर ब्लॉकचेन के बारे में भी बहुत बात की है, बहुत चर्चा की है। हमने सिलेस्टिया के ऊपर
एक एपिसोड किया है। हमने इंटरव्यू भी किया है सिलेस्टिया के लीड रिसर्च इंजीनियर का। तो वॉच दिस स्पेस। तो सिलेस्टिया क्यों मैं नाम दे रहा था फिर से, क्योंकि ये जो मॉड्यूलर गेम है ना, वो उसकी शुरुआत हो गई सिलेस्टिया के आने से। और कई मायनों में सिलेस्टिया और ईगन लेयर का जो ईगन डीए है, जिसको डाटा अवेबिलिटी कहते हैं, वो कंपटीशन में भी होंगे। तो ये बहुत ही दो बड़े बड़े दिग्गज नाम बनने जा रहे हैं और इनके बीच में बहुत ही हेल्दी कंपटीशन भी बढ़ने वाली है। तो क्विकली अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ वॉच आउट आवर सिलेस्टिया एपिसोड, और लीड रिसर्च के साथ जो इंटरव्यू था वो दोनों देख लीजिए, यहीं कहीं पर लिंक आ जाएगी आपके लिए। लेकिन अगर आसान सी भाषा में समझना हो तो ब्लॉकचेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा है मॉड्यूलर ब्लॉकचेन और दूसरा हिस्सा है मोनोलिथिक ब्लॉकचेन। तो पहले ये समझते हैं कि मोनोलिथिक ब्लॉकचेन क्या होती है। तो जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये मोनोलिथिक ब्लॉकचेन है। तो इनका काम क्या होता है कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन करना, उसके बाद सेटलमेंट करना, उसके बाद कंसेंसस बिल्ड करना, और फोर्थ लेयर जो होता है वो डाटा अवेबिलिटी का होता है। तो इसको, ये टेक्निकल वर्ड से इसको सीधी एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो एग्जीक्यूशन का मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो कंप्लीट होना चाहिए, तो उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। सेटल होना चाहिए, तो अगर आपने ट्रांजैक्शन भेजा है, मान लो आपने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर, तो आपने भेज दिया, वो एग्जीक्यूशन हो गया। लेकिन जब मुझे मिल जाता है तो वो ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, तो ये सेटलमेंट लेयर है। और थर्ड ऑप्शन ये है कंसेंसस। तो इसको नोट्स चेक और वेरीफाई करते हैं कि भाई ये जिसने मैसेज जिसको भेजा उधर ही पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो वो कंसेंसस बिल्ड हो जाती है कि नहीं नहीं, ये सही जगह पर जहां जाना था वहीं पहुंचा है। और फोर्थ जो लेयर है वो डाटा अवेबिलिटी है। तो ब्लॉकचेन के ऊपर हमेशा के लिए, इन परपेचुइटी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो डाटा अवेलेबल होना चाहिए। तो मान लो कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसका रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कोई भी कभी भी 10 साल के बाद, 100 साल के बाद चाहकर चेक कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन ये तारीख को ये समय पर कंप्लीट हुआ था। तो ये चार खांचे हैं ब्लॉकचेन के। तो मोनोलिथिक जो ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन और इथेरियम, ये चारों ढांचे अपने खुद के अंदर ही करते हैं। तो इससे क्या है कि एक कई फायदे भी होते हैं, कई ट्रेड ऑफ्स होते हैं। तो फायदे सबसे ज़्यादा कंट्रोल रहता है, सिक्योरिटी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रेड ऑफ होता है वो स्पीड का होता है, गति का होता है। वो बहुत ही, क्योंकि जैसे जैसे लोग यूज़ ज़्यादा करेंगे दबाव बढ़ता जाता है, तो उससे क्या है, उसकी गति कम होती जाती है। तो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का ये कहना है, ये कॉन्सेप्ट में, कि भाई आप हर ढांचे को, चारों को अलग कर दो। तो अगर आपको एग्जीक्यूशन करना है कहीं पर, ठीक है, आप एक ही जगह पर करो। एक लेयर होगा सेटलमेंट के लिए, एक लेयर होगा कंसेंसस के लिए, और एक लेयर होगा डाटा अवेबिलिटी के लिए। तो सिलेस्टिया का ये मानना है कि हम इसको अलग अलग ढांचे में डिवाइड कर देंगे, जिसको जो जैसे जहाँ पर यूज़ करना हो वो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो ढांचा है उनका फोकस अभी का है वो है डाटा अवेबिलिटी का। क्योंकि डाटा अवेबिलिटी आप सोच सकते हो कि कितने ट्रांजैक्शन हो गए, चाहे वो डीफाई हो, एनएफटी हो, गेम्स हो, मैसेजिंग हो, डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया हो, तो उसका डाटा वो कहते हैं कि हम सिर्फ डाटा प्रोवाइड करेंगे आपको, उसके ऊपर का जो जहां पर बनाना है बनाते रहो। तो उससे क्या हो जाता है कि गति मिल जाती है, क्योंकि वो एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं। तो ये है मॉड्यूलर ब्लॉकचेन की कहानी। तो इसमें सिलेस्टिया का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। हालांकि एक छोटा सा डिफरेंस, जो ईगन लेयर का डी है डाटा अवेबिलिटी, और सिलेस्टिया का जो डाटा अवेबिलिटी है, उसमें एक अंतर है। और वो अंतर ये है कि सिलेस्टिया किसी के लिए भी डाटा अवेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, राइट? आप कोई भी ब्लॉकचेन पर हो। लेकिन ईगन लेयर कंप्लीटली इथेरियम अलाइंड है। तो वो कह रहा है कि अबे हम डाटा अवेबिलिटी इथेरियम को ही प्रोवाइड करेंगे और किसी ब्लॉकचेन को नहीं करेंगे। तो ये था मोटा मोटा मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का नैरेटिव। जब आपने बात छेड़ ही दी है डाटा अवेलेबिलिटी के बारे में, तो जी। मैं भी और मेरे श्रोता और हमारे साथ जुड़े हुए सारे पॉडकास्ट वाले भी, सुनने वाले भी इसके बारे में और जानकारी जानना चाहेंगे कि ये इतना बज़, इतनी शोर शराबे में क्यों है डाटा अवेलेबिलिटी। तो डाटा अवेबिलिटी से क्या हो जाता है कि ब्लॉकचेन की गेम बहुत ज़्यादा खुल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब मान लो कि इथेरियम 2015 से ब्लॉकचेन चल रही है। तो आप सोच सकते हो कि 2015 से आज हम 2024 में कितने सारे ट्रांजैक्शन हुए हों। तो अगर आप मान लो कि पहाड़ चढ़ रहे हो, राइट, और आप 2 किलो लेकर निकले थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वो बोझ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो वो आपकी गति स्लो कर रहा है आगे बढ़ने में। तो ये जो डाटा अवेबिलिटी का नया इनोवेशन है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि बोले आप जितने भी आगे जाओ, चलते रहो, आप बोझ नहीं उठाओगे, हम आपके पीछे ट्रेलर लगाते रहेंगे, एक
2 3 आपको कैरी नहीं करना है लोग। तो इसकी वजह से ये ब्लॉकचेन की दुनिया में, वेब3 की दुनिया में इतनी क्रांतिकारी इनोवेशन मानी जाती और ये डीपिन क्या है? है। बड़ी तेजी के साथ आपने मौजू बदल लिया है। तो अगला टॉपिक यानी डीपिन, तो Yes. इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। रियल वर्ल्ड में यानी हमारी जो ट्रेडिशनल दुनिया है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ब्लॉकचेन पर आ रहा है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है हीलियम नेटवर्क, राइट। तो ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, यानी आप अपने फ़ोन से आपने एक छोटा सा राउटर आता है, आप अपने घर में लगा सकते हो। आपका जो इंटरनेट है उसको आप एक नेटवर्क के साथ शेयर करें, और जितना वो नेटवर्क यूज़ होगा उतने आपको वो नेटवर्क चलाने के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि हम सब के घर में इंटरनेट है और हमारा जो डाटा है वो हम पूरी तरह से कई लोग यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना डाटा मिल रहा है लेकिन हमारा यूजेज उतना नहीं। तो जो एक्स्ट्रा डाटा है उसको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, टेक्निकली डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। तो वो जो एक्स्ट्रा डाटा हमारे पास पड़ा होता है या वेस्ट होता रहता है, अगर ये राउटर लगाकर हम किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं जो आसपास में आ रहा हो जा रहा हो, और उनको वो डाटा यूज़ करने का मौका मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बन रहा है, और इसी को आगे लेकर बहुत सारे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है जो रियल वर्ल्ड से ब्लॉकचेन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं शेयरिंग इकोनॉमी भी कह सकते हैं। और एंड सॉरी, आई एम जस्ट कटिंग यू ऑफ, बट सुरक्षा, इसके अंदर सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है? तो सुरक्षा भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आपको किसी को हैक करना हो तो आपको पता नहीं है वो कौन से नेटवर्क पर है। आपके घर से मेरे घर पर आने के बीच में हो सकता है कि 50 अलग अलग नेटवर्क यूज़ करते हुए वो यूज़र यूज़ करते करते आ रहा है, राइट। तो अगर किसी को उसको ट्रैक करना हो या उसको ब्रेक करना हो तो उसको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो कितने नेटवर्क पर है, कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है। तो इसी की वजह से वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हो रहा है, और रियल वर्ल्ड यूज़ केस में ब्लॉकचेन इंटरसेक्टिंग एआई के साथ भी हो रहा है। तो ये बहुत ही डायनामिक स्पेस रहने वाली है। अभी हम डीपीएन यानी डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो है बहुत ही अर्ली स्टेज में, तो ये क्या आकार क्या रूप लेंगे आने वाले 1-2 साल में वो सोचना भी मुमकिन नहीं है। ओके अपूर्वा, तो हम आगे बात करते हैं एडवांसमेंट के बारे में। तो चलिए थोड़ा और गहराई से इसे जानते हैं कि पैरेलल ईवीएम्स के बारे में आप अगर हमें कुछ बता सके, और ये ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस को एग्जैक्टली कैसे बेहतर बनाता है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव रहेगा 2024 में। ये पैरेलल ईवीएम, पहले तो ये समझ लेते हैं ये है क्या। तो ईवीएम का मतलब होता है इथेरियम वर्चुअल मशीन। तो जो डिसेंट्रलाइज इंटरनेट में जो इथेरियम की भूमिका है सबसे बड़ी भूमिका है। तो कई सारी और ब्लॉकचेन भी है वो खुद का वर्चुअल मशीन नहीं यूज करते, वो इथेरियम वर्चुअल मशीन के ऊपर ही बनती है। तो उससे क्या होता है कि डेवलपर्स को, यूजर्स को गति मिल जाती है इंटरपोर्टेबिलिटी में। इंटरपोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप एक नेटवर्क पर से दूसरे नेटवर्क पर जाना चाहते हो तो आसानी से जा सकते हो। अब हुआ क्या है कि ईवीएम 2015 से शुरू हो गया इथेरियम के आने से, लेकिन आज की डेट में इथेरियम का जो ईवीएम है ना, तो उसके ऊपर कुछ समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है गति की और प्राइस की। तो हमने काफ़ी बार चर्चा की है कि इथेरियम की गति बढ़ नहीं रही है, और उसके साथ उसका आउटकम क्या होता है कि आम भाषा में समझना हो मेरे आपके जैसे हमारे सुनने वाले यूजर के लिए, इसमें ये होता है कि जो कॉस्ट है एक ट्रांजैक्शन करने की वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये समझ में नहीं आता है हमें कि ये वाई वुड आई पे 20, 30, 40, $50 तक एक ट्रांजैक्शन की फीस भरनी पड़ती। तो ट्रेडिशनल जो इथेरियम का ईवीएम है उसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर आपने मुझे डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया पर कोई मैसेज भेजा है, या आप कोई गेम कर रहे हो डिसेंट्रलाइज गेमिंग में, या आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो $5 का, या डीफी में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आप लिक्विडिटी बहुत बड़ी प्रोवाइड कर रहे हो $2 लाख, तो ये सभी ट्रांजैक्शन एक साथ एक जगह पर जाते हैं और कतार में खड़े हो जाते हैं, एक के बाद एक अप्रूव हो रहे हैं। तो पैरेलल ईवीएम का इनोवेशन ये है कि ये भी बहुत क्रांतिकारी है। ये क्या कह रहा है कि भाई हम ट्रांजैक्शन को ढांचे में डालेंगे। तो उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने के लिए 4 ढांचे बना रहा हूँ। तो सबसे पहला जो ढांचा है, जो सबसे पहला ढांचा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो वहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसकी प्रायोरिटी क्यू है, तो सबसे पहले वो अप्रूव होगा, उसकी सिक्योरिटी भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फिर दूसरा जो ढांचा है वहां पर आएगा, आप मान लो NFTs हो गई, राइट। नई NFT लॉन्च हो रही है, उसको कोई खरीद रहा है, उसको कोई बेच रहा है, नई
NFT को मिंट कर रहा है तो वो दूसरे पायदान पर आएगी प्रायोरिटी क्यू में। तीसरे पायदान पर आएगी, मान लो कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हो Web3 में, चाहे आप कंप्यूटर से हो या फोन से हो, तो वो ट्रांजेक्शन थर्ड प्रायोरिटी में आएगा। और फोर्थ प्रायोरिटी में जो आता है वो डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया हो गया। अगर आपने मुझे कोई मैसेज भेजा है या आपने कोई पोस्ट डाली है, तो आपने पोस्ट डाली है, अगर वो 2 सेकंड या 3 सेकंड में पब्लिश होगी तो उससे कोई रिस्क नहीं बढ़ता है आपको। लेकिन आपने $5,000 का, $10,000 का एक ट्रांजैक्शन किया है, तो उसका एग्जीक्यूशन और सेटलमेंट तुरंत होना चाहिए। तो पैरेलल ईवीएम का कॉन्सेप्ट ये है कि वो इतने अलग अलग ढांचे बना सकता है ट्रांजैक्शन को लेकर कि वो प्रायोरिटी क्यूज बन जाती है। तो उससे क्या है कि एग्जीक्यूशन में और सेटलमेंट में बहुत ही आसानी हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ा नाम है जो आज की डेट में माना जाता है वो है मोनेड ईवीएम। इसके बारे में हमने हमारे हफ्ते के सफर में डिजिटल दुनिया के तो काफ़ी बार चर्चा की है। उन्होंने सबसे बड़ा फाइनेंशियल रेस करीबन 300 मिलियन प्लस का किया है 2 हफ्ते पहले ही। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग स्पेस जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये पैरेलल ईवीएम की इकोनॉमी और इसका जो ढांचा है वो कैसे फलता फलता है। जहाँ तक वेरी बेसिक गति एंड सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये इतना बड़ा एक्सचेंज बन रहा है और वॉल्यूम्स के साथ ये काफी हैंडल भी कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बिना नेटवर्क को स्लो किए ये अपनी ये जितना भी डाटा है उसको मैनेज कर पाएगा? तो इसको बहुत ही और आसान भाषा में समझने के लिए इसको आप समझ लो कि आप सुपरमार्केट में जाते हो तो वहाँ पर कई सारे चेकआउट काउंटर्स होते हैं। आप सेल्फ, अगर आपके पास एक ही चीज़ है, कुछ खरीद के आए हो, आपको बड़ी कतार में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल चेकआउट काउंटर पर चले जाओ। दूसरी लेन है कि आपके पास कोल्ड आइटम है तो उसकी अलग चेकआउट लेन हो जाती है। तो आप यही मान लो कि डिपेंडिंग ऑन कौन सा ढांचा और कौन से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अलग अलग चेकआउट लेन, तो उससे गति कम नहीं होती है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि वो जो एक पूरी जो जिसको हम हजूम कहते हैं, झुंड कहते हैं, एक जगह पर आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उससे गति बढ़ती है, कम नहीं होगी। चलिए, बहुत बेहतर है क्योंकि गति की जरूरत हर किसी को है। आगे बढ़ते हैं RWS यानी रियल वर्ल्ड असेट की तरफ। क्या आप बताएंगे कि ये ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के लैंडस्केप को कैसे बदल रहा है? अपूर्वा, RWA भी बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। यानी Web3 की दुनिया में अमूमन पिछले 10-12 साल से ही चर्चा का विषय रहा है कि कब ऐसा दिन आएगा कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है और जो Web3 की दुनिया है, ये डिजिटल दुनिया, इसका संगम होगा, इसका मिलाप होगा। तो ये एक ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब पिछले साल से हकीकत बनना शुरू हो गया है। रियल वर्ल्ड असेट को ब्लॉकचेन पर लेकर आ गए। तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मैं 2 प्रोजेक्ट का नाम लूंगा। सबसे पहले एक है मेकरडाओ, जो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है इथेरियम पर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। वो लोग यूज करते हैं यूएस ट्रेजरीज को। तो आपको अगर स्टेबल कॉइन जो डाई होता है तो वो चाहिए, तो आपको इथेरियम रखने पड़ते हैं या डॉलर रखने पड़ते हैं। उसके सामने आपको डिजिटल करेंसी मिलती है जिसको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। लेकिन अब जो उनके पास वो करेंसी है वो बैंक में रखेंगे या कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो उनके ऊपर उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो पिछले साल से 2023 में ये शुरुआत हो गई। इन प्रोजेक्ट्स के पास जो कैश आती है उससे वो यूएस की ट्रेजरी जो होती है, गवर्नमेंट इश्यू करती है, वो खरीद रहे। तो उससे उनको 4, 4.5, 5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो आप सोच लो कि अगर आप 5 बिलियन, 10 बिलियन, 15 बिलियन डॉलर लेकर बैठे हो और आपको कुछ नहीं करना है, सेफ है, राइट, और आप सबसे सिक्योर जो चीज़ गिनी जाती है यूएस ट्रेजरी वहां पर है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी कमाने को मिल रहा है। तो ये अनोखा संगम शुरू हो गया। जो ख्वाब था वो हकीकत में बदलना शुरू हो गया। अब फास्ट फॉरवर्ड 2024 जनवरी में बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गया और उसके साथ जो सबसे बड़े फंड मैनेजर है दुनिया में, ब्लैक रॉक, उनकी एंट्री हो जाती है ETF में। और उनके साथ उन्होंने पिछले महीने ही अपना खुद का इथेरियम ब्लॉकचेन पर टोकनाइज फंड बना दिया। तो इसके बारे में भी मैं फिर से आपको और सुनने वालों को बता दूं, हमने बहुत ही शानदार एक एपिसोड पिछले हफ्ते ही पोस्ट किया था बिडल फंड, ब्लैक रॉक का, उसके ऊपर जो टोकनाइज फंड है इथेरियम पर। तो आपको अगर गहराई में जानना है तो वॉच दैट एपिसोड, बहुत मज़ा आएगा। तो उसके आने से टोकनाइज फंड भी शुरू हो गया। तो ये क्या कर रहा है कि रियल वर्ल्ड असेट जो है उसको ऑन चेन लेकर आ रहा है। और पिछले हफ्ते एक और सबसे बड़ा फंड जो ब्लैक रॉक का कंपटीशन है, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, उन्होंने भी अपना टोकनाइज फंड पॉलीगॉन नेटवर्क और स्टेलर नेटवर्क पर अनाउंस कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये डिजिटल दुनिया में कंपटीशन यानी स्पर्धा का मैदान खुल गया है। तो ये
बढ़ता ही जाएगा। ये बहुत ही डायनेमिक स्पेस होने वाली है। और एक और प्रोजेक्ट है जो रियल वर्ल्ड एसेट में काफ़ी नामचीन है, जिसका नाम है ओंडो। तो ओंडो भी लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है और ब्लैक रॉक माना जाता है, ओंडो और ब्लैक रॉक बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उनकी पार्टनरशिप और गहरी हो सकती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगी। सो डेफिनेटली कीप एन आई आउट ऑन इट, और हम भी इसको आने वाले समय में जैसे ही कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो हम आपके पास लेकर आएंगे। अपूर्वा, इसका एवरेज इन्वेस्टर्स जो है, आई नो ये हम बहुत छूना नहीं चाहते टॉपिक, बट ये जो भी हो रहा है बाजार के अंदर, तो इसका इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे क्या होता है, अगेन ये इतनी शुरुआती चरण में है, राइट? तो इसको भाप पाना, सोच पाना कि ये कैसे आकार लेगा, क्या बनेगा आगे जाकर, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप समझ लो कि ये डेमोक्रेटाइज कर रहा है इन्वेस्टमेंट का बाजार। तो हमने देखा है कि बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, राइट? तो वहाँ पर हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वर्ल्ड का 0.1% जो अमीर तबका है उनके पास ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती। कोई रिफाइनरी बन रही है, कोई रोड बन रहा है, कोई मान लो बहुत बड़ी आर्ट पेंटिंग है पुरानी, 200 साल पुरानी, और उसको भी खरीदने का अपॉर्चुनिटी आम इंसान को नहीं मिलती है दुनिया में कहीं पर भी। लेकिन टोकनाइज वर्जन से क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शनलाइज हो जाता है। तो दुनिया में आप कहीं पर भी बैठे हो, कोई भी प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो आपकी क्षमता के अनुसार। आप $1 डाल सकते हो, $5 डाल सकते हो, $50, 5,000, जो जैसी। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं कहीं पर भी निवेश करने में। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है Web3 की वजह से। जो रियल वर्ल्ड एसेट है, जब वो माइग्रेट होना शुरू हो जाता है तो ये बाजार खुल जाता है। ये सच में, ये सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा है। तो आई एम प्रेटी श्योर कि ये जब भी ऑलमोस्ट ये करीबन करीबन रियलिटी तो हो ही चुका है, पर ये सच में एक ट्रांसफॉर्मेटिव है। लगता है कि RWS जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट और बढ़ते हुए क्रिप्टो असेट के बीच में एक बहुत बड़ा गैप फिलर का काम कर सकता है। अपूर्वा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये शुरुआत, जैसे मैंने कहा था कि एक ख्वाब था पिछले 10-12 साल से Web3 कम्युनिटी का, कि कब वो दिन आएगा कि ये संगम हो जाए ट्रेडिशनल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड का। तो इसकी शुरुआत हो गई है 2023-24 से। तो अब यही है कि इसको देखना है ये आगे जाकर क्या शेप लेता है और ये कैसे फलता फूलता है। तो ये बहुत ही डायनेमिक स्पेस होने वाली है। ये हमने जो भी नैरेटिव डिस्कस किए उसमें मेरे मुताबिक सबसे बड़ा नैरेटिव बन सकता है। अपूर्वा, हमेशा की तरह आपसे बात करके कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इतने जटिल विषयों को इतनी आसानी से समझाने का जो हुनर आपके पास है, हम चाहते हैं कि उतनी ही आसान भाषा में हम और हमारे साथ जुड़े हुए सारे हमारे सब्सक्राइबर समझ सके। थैंक यू वेरी मच अपूर्वा। शुक्रिया व्योमा, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे 2024 के टॉप नैरेटिव के बारे में बात करने में। तो आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया।